Okay, fine, sir. Okay. Very good afternoon to everyone. Today I would like to share fourth unit, reading the budget documents. Last classes I have completed first unit, second unit and third unit also. Today start fourth unit, reading the budget documents. In this unit, basically we will discuss about overview of the budget process, role of the parliament in reviewing the union budget, railway budget, examination of demands for grants of ministries, working of ministries. Okay, so in this unit based on budget, basically हम लोग बात करेंगे आज बजट पे. I am sharing budget in parliament, this PDF. In this PDF basically we take from Subhash Kashyap books. Very easy language and बहुत ही ब्रीफ में दिया गया है. बाकी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे. बजट इन पार्लियामेंट. What is budget? First question is that what is budget and why budget passed by the parliament? एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर को. थ्री ऑर्गन्स आर थ्री पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी. बहुत सारे पावर्स जुडिशरी के पास हैं, एक्सिक्यूटिव के पास है, बट बजट पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट अप्रूव पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव को क्यों दी गई है? व्हाई pass of this power have legislated, not executive? What is the reason behind it? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? सपोज दैट कि अगर जो फाइनेंशियल पावर हो कैबिनेट को दे दिया जाता, प्राइम मिनिस्टर्स को दे दिया जाता और कार्यपालिका को दे दिया जाता, लेजिस्लेटिव को नहीं दिया जाता, जो भी फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि सारा एक्सपेंडिचर कौन करता है, सारा खर्च कौन करता है? एवरीथिंग doing everything explained by the executive, by the government. रेल मिनिस्टर्स हैं या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सारा all expenditures expended by the ministries and ministers and especially executive part, executive. But किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा एलोकेट होगा, वो कैसे खर्च करेंगे, उसका कौन कौन से पॉलिसी, मींस एवरी खर्च जरूर वो कर रहे हैं. सिंपली यहाँ आप ऐसे समझे कि एक्सपेंशन बेशक एक्सिक्यूटिव कर रही है, लेकिन कितना एक्सपेंशन उन्हें करना है, कितना ग्रांट्स उन्हें दिया जाएगा, किस वे में वो खर्च करेंगे, उन्हें उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होगी लेजिस्लेटिव के प्रति. ये सारी बातें क्यों की गई, जो है क्यों फाइनेंशियल इश्यूज पे जो अंतिम पावर है, लास्ट या जो मेन पावर्स है, वो लेजिस्लेटिव के पास है, और स्पेशली इन पार्लियामेंट, और उसमें भी स्पेशली इन हाउस ऑफ द पीपुल. आपको पता है इन द केस ऑफ मनी बिल, राज्यसभा कैन ओनली डिले 14 days. मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, एंड मनी बिल पे जो पावर्स है वो भी लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास भी नहीं है. यू कैन थिंक अबाउट दैट कि जो भी फाइनेंशियल पावर है, सिंपली इसको आप इजीली अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा. फाइनेंशियल पावर सारा का सारा, ऑल फाइनेंशियल पावर सेंटर्ड इन हाउस ऑफ द पीपुल्स, मींस लोकसभा, इवन नॉट इन राज्यसभा. ऐसा क्यों? What is the reason? Why? इसका रीजन ये है कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश में, जो भी गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं, सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं?
अब ये मत बोलिएगा कि सरकार प्रिंटिंग के थ्रू नोट छापती है या सरकार एज सच, ऐसा मत बोलिएगा आप लोग। इधर सोचिएगा, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मनी कलेक्शन है, वो थ्रू टैक्सेज। और टैक्स कौन पे करता है? हम और आप। हम मतलब हम लोग, वे, ऑल ऑफ द, जो भी इंडियंस हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी जिस प्रकार के भी टैक्सेज हैं या रेन्यूज हैं, जो भी कलेक्शन है ऑलमोस्ट, वो कहाँ से आता है? वो पैसा हमारा है। हमारा इन द सेंस भारतीय नागरिकों का है, इंडियन सिटीजन्स के हैं या हम लोगों के हैं। जब पैसा, मनी हमारा है, मीन्स लोगों का है, तो उस पे राइट्स किसका होना चाहिए? सिंपल सा आंसर होना चाहिए, जिसका पैसा, जिसका मनी, उसी का अधिकार होना चाहिए। मीन्स उस पे राइट्स भी लोगों का होना चाहिए, पीपल्स का होना चाहिए। बट अगर सभी लोगों को टैक्स जो कलेक्शन है, सारे रेवेन्यूज पे, सारे पैसे पे, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, सभी लोग अगर ओनर बना दिए जाएं, तो क्या होगा? यू कैन इमेजिन। बट इसीलिए जनता का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हु इज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल? मेंबर ऑफ लोक सभा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग फाइनेंस, फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि पैसा जनता का है, इसलिए उस पैसे पे जो राइट्स होना चाहिए वो जनता का होना चाहिए। और जनता इनडायरेक्टली, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल्स है, मेंबर ऑफ लोकसभा है। इसीलिए जो अल्टीमेट पावर है, स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज, वो लोकसभा के पास है, नॉट राज्यसभा, नॉट एग्जीक्यूटिव, नॉट जुडिशरी। आप ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है, पैसे का अधिकार है, वो जुडिशरी को दे देना चाहिए, करप्शन नहीं होगा। आप ये भी सोच सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट दैट, कि जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी, उसके थ्रू जो है फाइनेंशियल इश्यूज डील होना चाहिए। यहाँ तो करप्शन गवर्नमेंट करती है या करते हैं, बहुत सारे करप्शन होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठ सकते हैं, लेकिन लॉजिकली जो प्रोविजंस है अबाउट फाइनेंस इश्यूज, ये आंसर आपसे आना चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लास नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के जो लास्ट अल्टीमेट पावर है, वो हाउस ऑफ द पीपल्स को है, लोकसभा को है। बिकॉज ऑफ दैट हाउस ऑफ द पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और पैसा जो भी रिसोर्सेज हैं उस पे वो लोगों के हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और चले जाते हैं, मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, बट जो रिसोर्सेज, जो पैसे हैं, जो हम और आपके हैं, इसलिए हमारे बिहाफ पर उस पे राइट्स भी, उस पे पावर्स भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के होने चाहिए या इनडायरेक्टली हमारे होने चाहिए। सपोज करिए कि पार्लियामेंट बजट एलोकेशन ठीक से नहीं कर रही है, तो अगली बार सारे आप नहीं खुश होंगे, तो आप उस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अगले इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे, वो चुनाव हार जाएंगे। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्टली पीपल्स के प्रति है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस ऑफ द पीपल्स के प्रति है। तो इनडायरेक्टली ये इंटर रिलेशन है, यही कॉन्सेप्चुअल प्रोविजंस है, संकल्पना है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान दीजिए कि लेजिस्लेटिव को, स्पेशली पार्लियामेंट को, स्पेशली हाउस ऑफ द पीपल्स को बजट पास करने का या बजट से रिलेटेड जो राइट्स है वो क्यों दिया गया? व्हाई such types of provisions, such types rights they have house of the people, not executive, not judiciary, not any other institutions, किसी अन्य संस्था के पास नहीं है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट से, एक बहुत सिंपल वे में अगर आप कहें कि जो आपके घर में या आपकी फैमिली में जो व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसकी खर्च, एक्सपेंसेस, सारा खर्च वही कर रहा है, और उसी को उसका ओनर भी बना दिया जाए। सपोज करिए कि ओनर भी वही है और उसी को खर्च करने हैं, तो अपनी मन मर्जी से जहां चाहेगा वहां खर्च करेगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर
साउथ इंडिया है तो सारा एलोकेशन साउथ इंडिया को कर देंगे, क्योंकि उन्हें कहीं अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर गुजरात के हैं तो कहेंगे सारा पैसा गुजरात भेज दिया जाए। कोई मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का है तो सारा पैसा उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए। तो अगर खर्च करने वाले व्यक्ति को ही, खर्च करने वाले इंस्टीट्यूशंस को ही उसका राइट्स भी दे दिया जाएगा तो अपने अकॉर्डिंग वो खर्च करेगा। वहां वेलफेयर ऑफ द पीपल्स या वेलफेयर ऑफ द कंट्री उसके लिए मेन फोकस में नहीं होगा, वो अपने इंटरेस्ट, क्योंकि वो कहीं अकाउंटेबल नहीं है, कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इजली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, थ्रू दिस प्रोविजंस, थ्रू दिस प्रोसेस, legislative can control executive and executive accountable for legislative. Main point is that इसके तहत जो बजट पावर है, इसके तहत एक तो एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव के प्रति, और इसके थ्रू लेजिस्लेटिव कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, एक्सिक्यूटिव को। अदर जो नियंत्रण है विधायिका का कार्यपालिका पे, जिसको आप कहते हैं कि संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, वो इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर बजट या फाइनेंस इश्यूज पे कंट्रोल करता है। जैसे सिंपली प्राइम मिनिस्टर्स और एनी अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सपेंड ए सिंगल रुपीज विदाउट परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, विदाउट पास ऑफ द बजट। आपको नॉट ए सिंगल रुपीज, मैं आपको अगेन आई रिपीट, not a single rupees expended by expansion by the even prime minister। प्राइम मिनिस्टर भी 1 रुपए भी जो कंसोलिडेटेड फंड है, सरकार का जो फंड है, उससे 1 रुपया बिना, विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल, वो 1 रुपए भी, नॉट ए सिंगल रुपी भी खर्च कर सकते हैं, नहीं खर्च कर सकते। मीन्स तो बजट जो प्रोसेस है, इसलिए जो बजट पास करने का अधिकार है, फर्स्ट थिंग वो पार्लियामेंट को और स्पेशली हाउस ऑफ द पीपल्स को दिया गया है। In this PDF mentioned, with the emergence of the welfare state, governments have come to look after virtually every sphere of man's life। ठीक है, they have to perform manifold functions from maintaining law and order and protecting the territories of the state against foreign aggression, to implementing plans for social and economic betterment of the people, सीधा social welfare, law and order, suraksha, everything. Besides, they provide a variety of social services like housing, education, health, employment to the people. Needless to say, governments need money to discharge these functions। सरकार को ये सारे काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसे की। Where is this money to come from? पैसा आएगा कहां से? Who is sanction the funds? पैसा sanctions कौन करेगा? यहाँ को this in this articles also raise question, where is the money to come from? पैसा कहां से आएगा? Who is to sanction the funds? फंड्स को sanctions कौन करेगा? The necessary funds are mobilized from the country resources by way of taxes, loans, etc. to meet governmental expenditures. Okay, it is not as if the government can tax, borrow and spend money the way it's like, since there is a limit to the resources to the state can mobilize. The need for proper budgeting arises to allocate scarce resources to various governmental activities। सरकार के पास इतने पैसे नहीं कि जितना चाहे खर्च करें, तो जो भी टैक्सेज हैं, जो भी लोन के थ्रू, जैसे भी उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो उस रिसोर्सेज को बजट के थ्रू, बजटिंग के थ्रू एलोकेट करते हैं और डिफरेंट जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज है वहां खर्च करते हैं। एवरी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैज टू बी वेल थॉट आउट एंड द टोटल आउटले वर्कड आउट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। Also, there must be the sanction of the people behind all these financial proposals expressed clearly through their chosen representatives, जो मैंने अभी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया। It is in this context that the budget of the government of India is presented before both the houses of parliament every year. The budget contains the financial statement
of the government embodying the estimates receipt and expenditure for one financial year. Financial year means 1st April, start 1st April to till 31st March, which at present commence at the 1st of April every year. In other words, it is proposal of how much money is to be the spent on what and how much it will be the contributed by whom are raised from where during the coming year. The budget gives estimates, एक अनुमान होता है for the ensuing years and offers an opportunity to the government to review and explain its financial and economic policy and programs, besides enabling the parliament to discuss and criticize its. Okay, एक simple introduction है about budget. The essential features of the financial procedure followed in India are laid down in the Constitution, which ensures the supremacy of the Lok Sabha. मैंने क्या बताया आपको इजी लैंग्वेज में? Supremacy of the Lok Sabha. Why Lok Sabha? Because of the Lok Sabha has directly elected by the people. Here mentioned in this article, supremacy of the Lok Sabha in the financial matter. Why supremacy of the Lok Sabha? स्टार्टिंग में मैंने इसी को एक्सप्लेन किया आपको कि आपको क्लियर होना चाहिए कि ये पावर्स लोकसभा को क्यों दिया गया है. किसी बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यहां भी डायरेक्टली नहीं है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सुप्रीमेसी ऑफ द लोकसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो टैक्स, हियर इज मेंशन, Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of Parliament. सिंपली यहाँ ये कहा जा रहा है कि बिना पार्लियामेंट, बिना लोकसभा के परमिशन के गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, आपसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती. ऐसा नहीं कि अभी जैसे पैंडेमिक पीरियड है, कोरोना आ गया और सरकार को पैसे की जरूरत है. जैसे आपको पता है बहुत सारे पिछली बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट या उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रीज से रिक्वेस्ट किया था कि आप डोनेट करिए, कोरोना, सरकार के पास पैसा नहीं है. और सरकार, सपोज करिए कि प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि टैक्स जो लोग देने लायक हैं उस पर तुरंत टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती. उसके लिए पार्लियामेंट जब तक टैक्स लगाने की परमिशन हाउस नहीं पास करेगा, बिल नहीं लाया जाएगा, तब तक ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को लगा कि पैसे की कमी है और नया टैक्स इंप्लीमेंट कर दें. इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के अनुसार ऐसा संभव नहीं है. तो यार वही यहाँ कहा जा रहा है, पार्लियामेंट एंड दैट प्रेसिडेंट शैल in respect of every financial year cause to be laid before both houses the annual financial statement. कुछ बातें और यहां से मैं अलग हटके क्लियर कर दूं. The term budget, the word budget is not mentioned in Constitution. Again I repeat, the term budget is not mentioned in Constitution. Exact word mentioned in Constitution under Article 112 mention annual financial statement. The exact word mentioned in Indian Constitution annual financial statement, not budget. Means क्या होता है, ये आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं. आर्टिकल 112 जो जिसे हम इन डायरेक्टली उसको हम कहते हैं बजट, बट द एग्जैक्ट वर्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वार्षिक वित्तीय विवरण. विवरण में क्या होगा, स्टेटमेंट में क्या होगा, लास्ट ईयर का जो भी एक्सपेंशन है, कलेक्शन है, और नेक्स्ट ईयर का जो एस्टिमेट है कि हम इतना कलेक्शन होगा, इतना हमारा खर्च होगा. जो भी बजट में मेन जो इसका नाम क्या है, द नेम ऑफ द बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण पूरे साल का. साल इन द सेंस ईयर, एनुअल इन द कि लास्ट ईयर का कितना हमारे पास टैक्सेज आए, कितना हमारे पास खर्च हुए, क्या एक्स्ट्रा है, क्या सरप्लस है, क्या डेफिसिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट ईयर का क्या प्रपोजल है, क्या हमारा एस्टिमेट है कि हम टारगेट करेंगे, इतना टैक्स बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा कलेक्शन होगा, इतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, उसमें कितने अदर और रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितना लोन की जरूरत होगी. एवरीथिंग मेंशन इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट
annual financial statement introduced presented by the finance minister in House of the People as a money bill, लोकसभा में पेश किया जाता है और ये प्री परमिशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के अनुसार लोकसभा में किस रूप में कि सरकार इतना पैसा, ये टारगेट था लास्ट ईयर का और ये एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर का, दोनों बातें। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मेंशन है मैं उसको मैं आपको बता रहा हूं अंडर आर्टिकल 112 द प्रेसिडेंट शैल, अंडर आर्टिकल 12 एज इट इज मैं रीड कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि ये बजट जो है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बेसिकली मेंशन अंडर आर्टिकल 112 में क्या लिखा गया है एग्जैक्टली मैं एज इट इज रीड कर रहा हूं। द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, मैंने कहा राष्ट्रपति पेश कराता है राष्ट्रपति के थ्रू, द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट of every financial year cause to be laid before both the houses of the parliament a statement of the estimate receipt and expenditure. The word used here and also is you can see in this article these two provisions so that the government can dispense with the parliament for period more than 1 year because any proposal of expenditure gets a sanction of parliament for one financial year only. Here is also mentioned. So estimate receipt and expenditure, two words, कितना आया कितना खर्च हुआ of the government of India for that year, in this part referred to as the annual financial statement. आप कह सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है एनुअल फाइनेंशियल ईयर के, जो वैसे अगर पॉइंट वाइज आप देखें, द बजट कंटेन्स द फॉलोइंग, क्या क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यूज एंड कैपिटल रिसिप्ट, एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू को और बढ़ाया जाए, एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, खर्च कितने हैं, डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट, details of the actual receipt and expenditure of the closing financial year and the reason for any deficit or surplus in that year. मैंने बहुत इजी वे में स्टार्टिंग में बता दिया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस लास्ट ईयर का रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों, उसमें कितना सरप्लस है और डिफिसिट है, नेक्स्ट ईयर का क्या एस्टिमेट है। सिंपली आप एक लाइन में इसको अगर कहीं बोलना है तो बोल सकते हैं, यहाँ तो मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ बट उसको बहुत इजी वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल, prospects of revenue, spending programs and introduction of new schemes, projects. Okay. Article under Article 112 mention annual financial statement, the name of the budget in the Constitution. Under Article 112 mention पूरा revenue means receipt and expenditure, estimate, etc. etc. Okay. Generally जो मैंने कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर है बजट पेश होने का, उसमें हाँ एक और इससे जुड़ी हुई बातें हैं, इससे रिलेटेड ही है। गवर्नमेंट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन बजट, वाई, जो भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है वो बजट जब पेश होता है तभी वो जो है गवर्नमेंट उस स्कीम्स के बारे में डिक्लेरेशन करती है या उस नए सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करती है। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर से अदर मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेनिंग में किसी नए पॉलिसी के डिक्लेरेशन, जैसे रेड फोर्ट से लाल किले से 15 अगस्त को उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया कि हम इस तरह की पॉलिसी लाएंगे या इस तरह के कानून बनाएंगे या इस तरह सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करेंगे। रेड फोर्ट से लाल किले से 15 अगस्त को डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन आप कभी नहीं देखे होंगे कि अगले दिन से वो स्कीम लागू हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम इस तरह का सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? फंड।
फंड कौन एलोकेट करेगा? पार्लियामेंट। और कब करेगा? जब बजट पास होगा। तो बेशक 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर ने किसी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने की घोषणा कर दी हो, लेकिन वो तभी लागू होगा, सपोज करिए प्राइम मिनिस्टर ने किया और हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वैसे हाउस रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही होता है जिसका हाउस में मेजोरिटी होती है। बट सपोज दैट कि अगर हाउस उससे एग्री नहीं कर रहा है, कोई बात है, नहीं पास कराने के लिए तैयार है, तो फिर क्या होगा? तो वो स्कीम्स तभी लागू हो। इसलिए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर स्कीम्स नॉट ओनली इंट्रोड्यूस बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड आफ्टर पास्ड बाय द पार्लियामेंट और इंट्रोड्यूसिंग इन बजट। क्योंकि बजट में जैसे उस स्कीम को घोषणा करते हैं, वैसे उस स्कीम्स के लिए कितने फंड की जरूरत है, वो फंड आएगा कहां से। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होगा क्वालिटी में, गवर्नमेंट टैक्स, नया टैक्स लगा देती है, सेस लगाती है, उसको उपकर बोलते हैं हिंदी में, कि 2%, 1% फ्रॉम कोरोना टैक्स, 1% फ्रॉम एजुकेशन, इस पे अलग से टैक्स। तो जो भी नया कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स या कोई इस तरह के स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, तो फंड बजट में पास करा लेती है, अदरवाइज वो स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। और अगर सरकार के पास कोई नया न्यू रेवेन्यू कलेक्शन के वो नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है सब टैक्स मीन्स उसको सेस बोलते हैं, सेस लगा देती है कि 2%, 1% सेस फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर कोरोना, और वो सभी से लिया जाएगा। तो वो उससे जो पैसा आएगा उससे वो स्कीम्स लॉन्च होगी। तो इसीलिए जो बजट सेशन है और बजट है, और बजट का जो प्रोविजंस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, स्पेशली आपको इसीलिए चैप्टर यहाँ रखा गया है कि इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, legislative process, especially through budget, through financial matters. Legislative control, regulate of executive, and executive accountable and responsible for legislative. This is an important conceptual point about budget. Clear? आगे बढ़ते हैं। जनरली बजट जो है, बजट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड लास्ट डे ऑफ द February। सामान्यतः यही होता आया था कि जो है बजट पेश होता था फरवरी के लास्ट डे, जैसे 28/5 का है या 29 का है, तो लास्ट डे, वो डेट कुछ भी हो, 28 या 29, लास्ट डे ऑफ द 5, उसी दिन बजट पेश इंट्रोड्यूस होता था। सामान्यतः दिस इज नॉट रूल, दिस इज अ कटसी स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। और इससे पहले मतलब बजट जो है, बजट हमेशा ऑलवेज इंट्रोड्यूस presented in Lok Sabha around 5 p.m. But in the tenure of Vajpayee government, at that time Yashwant Sinha was the finance minister. He was changed this rule and he was introducing budget 11 a.m. तो वाजपेयी के गवर्नमेंट में पहले बजट जो शाम को इवनिंग में 5 p.m. इंट्रोड्यूस होता था, अंग्रेजों के टाइम से, उसका रीजन अलग है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बट अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि शाम को इवनिंग में 5 p.m. पे ही बजट पेश होता था, इंट्रोड्यूस होता था। बट इसको यशवंत सिन्हा ने वाजपेयी के टाइम पे एक चेंजेस किया, उसको 5 से मॉर्निंग में ले आए, अराउंड 11 a.m. फर्स्ट चेंजेस। सेकेंड चेंज एंड टू इम्पोर्टेंट चेंजेस in budget by the Modi government. First change, important change, rail budget, two types of the budget, general budget and rail budget. आप देखेंगे बिफोर 2017, बिफोर मोदी गवर्नमेंट, दो प्रकार के, पहले रेल बजट पेश होता था एक दिन पहले, उसके बाद 2 दिन पहले, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद बजट। तो रेल बजट एंड जो सेपरेशन हुआ था 1921 में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे रेल बजट और जनरल बजट को बाइफरकेट कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया था 1921 में। उसको अगेन मोदी गवर्नमेंट इन 2017 मर्ज जनरल बजट एंड रेल बजट।
तो सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज, बहुत सारी ओल्ड बुक्स एंड आर्टिकल है वहां आज भी वैसा ही लिखा गया है रेल बजट, और जैसे जो भी आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे वहां ये अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें ये मेंशन है, तो इसलिए इसको आप ध्यान देंगे। रेल बजट एंड जनरल बजट, टू टाइप्स ऑफ द बजट, दो प्रकार से, दो प्रकार नहीं, दो बजट पेश होते थे, एक रेल बजट स्पेशली फॉर रेलवे, सेकंड जनरल बजट। मोदी गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया 2017 में। अब ओनली वन बजट, द नेम ऑफ द बजट इज जनरल बजट इंक्लूडिंग रेल बजट, उसी में रेल बजट को ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट चेंज 5 PM to 11 AM, सेकेंड चेंज रेल बजट मर्ज रेल बजट एंड जनरल बजट। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज बाय द मोदी गवर्नमेंट रिगार्डिंग बजट, आप आंसर में बार बार ही नहीं लिखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ओनली यू कैन लर्न थ्रू मोदी गवर्नमेंट या थ्रू इंडियन गवर्नमेंट, थ्रू एनडीए गवर्नमेंट, बट इन आंसर you cannot again mention, you can only mention current government has been changed about the budget process. First merge railway budget and आम budget in, and second जो टाइमिंग था लास्ट डे ऑफ फैब उसको फर्स्ट फैब, लास्ट डे ऑफ द जनवरी एंड नॉट जनवरी, लास्ट डे ऑफ जैन या फर्स्ट फैब को ले आए, मतलब बिफोर 1 मंथ, एक महीना पहले और बजट को पेश करने का जो प्रोविजंस है। तो एक तो उसका डेट चेंज कर दिए बजट पेश करने का कि नॉट लास्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द फैब्रुअरी, ये चेंजेस किया। दूसरा मर्ज रेल बजट एंड जनरल बजट। तो आप ऐसे ही आंसर में लिखेंगे कि करंटली गवर्नमेंट हैज बीन चेंज अबाउट द बजट टाइमिंग एंड टाइप्स, रेल बजट मर्ज रेल बजट एंड जनरल बजट, एंड टाइमिंग लास्ट डे ऑफ फैब से चेंज करके फर्स्ट फैब को बजट को पेश करने की प्रक्रिया स्टार्ट किया। इसका रीजंस भी है कि वाई इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन चेंज बजट डे। बजट डे मीन्स किस दिन इंट्रोड्यूस होता है, इसका रीजन ये है कि पूरा एक मंथ मिल जाता है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेगा इसलिए मैं बता देता हूँ। जब भी बजट लास्ट डे ऑफ फैब इंट्रोड्यूस किया जाता था, मतलब मार्च में, तो बजट पेश होने में डिबेट डिस्कशन में अराउंड 2 मंथ्स टाइम चाहिए होता है, और 2 मंथ्स जैसे 1 अप्रैल से नेक्स्ट सेशन होगा, मई तक बजट पास हो पाता था फाइनली। तो सरकार को उस बीच, मैंने कहा नॉट ए सिंगल रुपीज एक्सपेंडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो उस 1 महीना 2 महीना जब तक बजट नहीं पास होता है, तब तक सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए एडवांस मनी के रूप में ग्रांट्स पहले पास कराना पड़ता था, जिसको लेखा अनुदान बोलते हैं, जो है कि एडवांस, उसको एडवांस मनी कह सकते हैं, कि सरकार जब तक बजट नहीं पास हो रहा है 1-2 महीने, उसके लिए अलग से पास, और फिर उसके बाद फाइनल बजट पास। तो इसके लिए सरकार, इससे बचने के लिए कि हम फैब पूरा मंथ और मार्च कंप्लीट मंथ 2 महीना सरकार को मिल जाएगा, जिससे उसे जो एडवांस मनी या एडवांस पैसे की जरूरत होती थी बीच में, वो मिड टर्म के लिए, कि जब तक बजट पास नहीं हो रहा तब तक सरकार का खर्च कैसे चलेगा, तो 2-2 बार एक ही चीज को पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार को ये लगा कि क्यों ना 1 महीने पहले ही हम बजट पास करा लें, आप इंट्रोड्यूस कर दें, जिससे इस तरह का जो है प्रॉब्लम न क्रिएट हो। तो आप ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बजट प्रोसेस में, बजट में एक तो डेट चेंज किया गया, दूसरा टाइमिंग ऑलरेडी वाजपेयी गवर्नमेंट चेंज में हो गया था, रेल बजट और आम बजट को दोनों मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के पीछे सरकार ने जो अप्रोच दिए हैं, मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। वाई गवर्नमेंट हैज मर्ज रेलवे एंड जनरल बजट, क्या है आर्गुमेंट्स? टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंसेस, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है। टू फैसिलिटेट ए बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी, to secure stability of the general revenues by the providing an assured annual contribution from railway revenues, to enable the railway to keep their profit of their own development। तो 2017 से अब अलग बजट पेश नहीं होता है। तो ये जानिए कि बजट के बारे में अभी मैंने सामान्य बात बताई है, बट जनरल
इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट बजट। क्या प्रावधान है संविधान में बजट को लेकर के? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contain the following provisions with regard the enactment of budget। क्या क्या प्रोविजंस हैं? मैंने कहा आर्टिकल 112, 113, 114, 115, 16, 17, इन सब बजट के बारे में ये सारे आर्टिकल हैं। 112 टू 117 तक बजट का के से रिलेटेड ही प्रावधान है। क्या क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, बट उसको मैं रीड कर दे रहा हूं। The president shall in respect of every financial year, I already mentioned. Second, no demands of a grant shall be made except the recommendation of the president. Second point is important. No demands for a grant shall be made except on the recommendation of the president. No money, next point, no money shall be withdrawn. मैंने कहा not a single rupees, वही बात यहाँ रिपीट हो रही है। No money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law. Appropriation bill, अगर सरकार को कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो उसको बोलते हैं appropriation bill अंडर आर्टिकल 113, 114, स्पेशली 113, अप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114, इसको हिंदी में बोलते हैं विनियोग विधेयक। सरकार को जब भी पैसे निकालने की जरूरत होती है तो अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में वो सरकार पैसे या ग्रांट्स की डिमांड करती है। तो यहाँ ये कहा गया है नो मनी शैल बी विथड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब जो सरकार के पास रेवेन्यू होता है, थ्री टाइप्स ऑफ द फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड एंड इमरजेंसी फंड अंडर आर्टिकल 262 एंड 267। तो जो भी कंसोलिडेटेड फंड है, हिंदी में बोलते हैं संचित निधि। तो सरकार बिना जो है अप्रोप्रिएशन बिल के या सरकार बिना पार्लियामेंट के परमिशन के सरकार संचित निधि से कोई पैसा ड्रॉ नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती, वो भी लॉ के थ्रू। वैसे नहीं कि आप ऑर्ली नहीं कि सो है प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे मेंबर आप पार्लियामेंट तो बीजेपी के हैं, उनसे कह दिया कि ठीक है आप इतने पैसे सैंक्शन कर दो बिना जो है पार्लियामेंट सेशन बुलाएं, जो है आपस की बात है। ऐसा कुछ नहीं, थ्रू लॉ, थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर जो होगा वैसे ही पैसे ड्रॉन होंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और कितने भी पावरफुल सशक्त स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी कोई भी हो, इंदिरा हो या मोदी हो, कोई भी हो, नियम रूल एंड रूल इज रूल। तो आप इसको, इसलिए मैं इस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कोई कितना भी पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, विदाउट लॉ, विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेंड ए सिंगल रूपी। सिंपल सा मतलब, अगेन 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 आई अगेन रिपीट कि जो है आप इसको समझिए। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसी के थ्रू बिल पास होगा, मतलब थ्रू लॉ ही गवर्नमेंट कोई पैसा, कोई ग्रांट्स ले सकती है, उसको एक्सपेंड कर सकती है, अदरवाइज नो। कितना भी इमरजेंसी फंड है सरकार के पास, प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी फंड है, इवन यहाँ भी इमरजेंसी फंड है। एक सब जो है प्रोविजंस हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के केसेस बढ़ गए, सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार इमरजेंसी फंड से पैसे खर्च कर सकती है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी बनाया गया है और वहाँ लोगों ने डोनेट भी किया है वहाँ के लिए। अब जैसे आपको ये भी मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक अलग फंड बनाया था और उस फंड में जो है आप डोनेट कर सकते थे, उसमें अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने डिमांड की जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है तो इस तरह एक अलग नाम से फंड बनाने की क्या जरूरत थी। उसमें ये रीजन था कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है या जो पहले से प्राइम मिनिस्टर वो उस तरह का फंड काम कर रहा था, उसको लेकर के उन्हें हाउस को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो नया कोरोना के टाइम पे जो
जो उन्होंने नए तरीके का फंड बनाया, उसके लिए संसद और इन सब से वो बचना चाह रहे थे। बचने का इन द सेंस की कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया गया, ये जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कभी भी जो प्राइम कोरोना के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने जो फंड क्रिएट किया था, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने डोनेट किया था, उसको उन्होंने इस तरीके का बना दिया जिससे जो रोल है लेजिस्लेटिव का वो वहां न लागू हो। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे थे और अपोजिशन ने भी आलोचना की कि प्राइम मिनिस्टर को जो है इस तरह का फंड, हाँ फंड आना चाहिए लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, जिससे उसकी जानकारी सभी को हो और कहाँ खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है। लेकिन जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने फंड बनाया था, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बताएं कि कितना फंड आया और कितना कहाँ खर्च हुआ। इसलिए लास्ट ईयर जो भी फंड आए, आपको कुछ भी जानकारी नहीं होगी कि कोरोना के टाइम पे जितना डोनेशन लोगों ने किया था प्राइम मिनिस्टर फंड, जो जिस भी नाम से उन्होंने बताया था, उसका कोई रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। और आया है पैसा कहाँ खर्च हुआ है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव फाउंडेशन से वो ऊपर उन्होंने सेपरेट कर दिया उसको। अच्छे के लिए किया या अच्छे किस इंटेंशन से किया, और वो डिबेट का इशू है। आप एग्री भी कर सकते हैं कि इससे जो है जो लीगली प्रोसेस है उससे बचने के लिए वो जब चाहे खर्च कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। दोनों पक्ष हैं, इन फेवर एंड अगेंस्ट, वो आप डिबेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। बट कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजंस हैं, ये बताना इसलिए भी जरूरी है आपको कि कंसोलिडेटेड फंड से तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अलग, हाँ जो इमरजेंसी फंड है, अभी मैं बताऊंगा आपको, इमरजेंसी फंड से जितना पैसा अगर निकालेंगे, बाद में उतना ही पैसा गवर्नमेंट उसमें जो है डिपॉजिट भी कराएगी। वो तत्काल इमरजेंसी के लिए, एट प्रेजेंट के लिए उस तरह का गवर्नमेंट को पावर है कि उन्होंने एक तरह लोन ले लिया कि हम इमरजेंसी फंड से 5,000 करोड़ रुपीज ले रहे हैं, तो जैसे ही बजट पास होगा तो सरकार उतना पैसा इमरजेंसी फंड में डालेगी। ऐसा नहीं कि वो अपने अनुसार वो खर्च तो करेंगे, इमरजेंसी है तो बिना विदाउट लीगल प्रोसेस, विदाउट लेजिस्लेटिव प्रोसेस वो खर्च कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के फंड जनरेट, इस तरह के फंड बनाए गए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी कोरोना का टाइम है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अभी एकाएक इमरजेंसी में सरकार को फंड की जरूरत पड़ जाए तो सरकार क्या कर सकती है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बजट के बारे में। नेक्स्ट, नो मनी बिल। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि बजट कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपुल, कैन इंट्रोड्यूस ओनली एज ए मनी बिल, नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो जब भी बजट पेश होता है तो मनी बिल के रूप में ही होता है, लोकसभा में होता है, और प्राइम प्रेसिडेंट के प्री परमिशन से ही होता है। तो नो मनी बिल imposing tax shall be introduced in the parliament except on the recommendation of the president, and such a bill shall not be introduced in the Rajya Sabha. No tax shall be levied or collected except by authority of law. Parliament can reduce or abolish the tax but cannot increase it. Again, I repeat this point. Parliament can reduce or abolish the tax but cannot increase. The Constitution has also defined the relative roles or position of both the House of Parliament with regard to the enactment of the budget in the following way. किस वे में? The money bill or finance bill dealing with the taxation cannot be introduced in the Rajya Sabha. It must be introduced only in the Lok Sabha, means House of the People. The Rajya Sabha has no power to vote on the demand for grants. It is the exclusive privilege of the Lok Sabha. The Rajya Sabha should return the money bill or finance bill to the Lok Sabha within 14 days. The Lok Sabha can either accept or reject the recommendation made by Rajya Sabha in this regard. Within 14 days राज्य सभा कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, बट डिपेंड ऑन लोकसभा के उनके रिकमेंडेशन को, उनके अमेंडमेंट को, उनके अप्रूवल को, उनके सजेशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। टोटली डिपेंड ऑन लोकसभा। ओके,
And next point is that the estimate of expenditure embodied in the budget shall show separately the expenditure charged on the consolidated Fund of India and expenditure made from the Consolidated Fund of India. The budget shall distinguish expenditure or revenue account from other expenditure. The expenditure charged on the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of the Parliament, however it can be discussed by the Parliament. Okay, this is the constitutional provisions about budget. मैंने कहा कि बजट में क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल, इजी वे में मैं आपको अब समझा देता हूं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टोटल लास्ट ईयर का टोटल इनकम, टोटल कलेक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, सरप्लस और डिफिसिट, नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट। इसमें क्या क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है सरकार का, टू टाइप्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। हिंदी में बोलते हैं भारित व्यय, गैर भारित व्यय। चार्ज एक्सपेंडिचर एंड जो बजट होता है उसमें आपने देखा होगा कि इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में इसमें दिया गया है, आप जो मैं स्लाइड शो किया हूं, the expenditure are embodied in the budget as the same required meet the item of expenditure described the constitution as those charged on the consolidated fund of India। आप देखिए तो मैं जो स्लाइड भेजा उसमें लिखा हुआ है ए पॉइंट, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड बी सम रिक्वायर्ड टू द मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसको हम नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर कह देते हैं, जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। Expenditure contained in the first category can be discussed in both the house but are not submitted to vote of either house. In other words, they constitute the non-votable part of the budget. सिंपल सा मतलब इसका ये है, जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है। नेसेसरी एक्सपेंडिचर क्या है, वो जो खर्चे होंगे ही होंगे। सपोज करिए कि आपके घर का बजट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जाना है, किसी की सैलरी जाना है, मेडकअप, वैसे ही जो पैसे सरकार का कंपल्सरी है कि वो खर्च होंगे ही होंगे, लाइक emoluments and allowances of the president and other expenditure relating of his office, salary and allowances of the chairman of deputy chairman of the Rajya Sabha and Lok Sabha, salary allowances and pension of the judges of the Supreme Court, pension of the judges of the High Court, salary allowances pension of the CAG, salary allowances pension of the chairman of UPSC, administrative expenses Supreme Court and other offices, debt charges of which government of India is liable, any sum required to satisfy any other expenditure। means जो compulsory expenditure है उसको हम कहते हैं कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, भारित व्यय। और जो भी सब्जेक्ट चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं उस पर डिबेट तो होता है हाउस में, बट उस पर वोटिंग की जरूरत नहीं होती है, वोटिंग नहीं होता है, वो मतदान की जरूरत नहीं होती है। Here is mentioned in other words, the constitution is not votable part of the budget. Already mentioned here, the constitution, the non-votable part of the budget, the expenditure charge of the consolidated fund of India include the, ऑलरेडी हम जो मैंने पढ़ा ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, आपको मैं जो स्लाइड शो कर रहा हूँ कि इन लोगों की सैलरी, वेतन और भत्ते, इन सब के बारे में the expenditure following the second category of the presentation of the demands of grant of the Lok Sabha and voted by the House। सिंपल इसको यहाँ तक आप समझ लीजिए कि जो भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स नेसेसरी एक्सपेंडिचर मीन्स प्रेसिडेंट, जजेज, यूपीएससी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सबकी सैलरी, अलाउंसेज इज द चार्ज एक्सपेंडिचर। और इस पे डिबेट्स तो होता है लोकसभा में कि इतना प्रेसिडेंट के पूरा खर्च है ईयरली, इतना जजेस की सैलरी है, इतना पेंशन है, इतना ये है, बहस डिबेट होगा, बट उसको पास करने के लिए मतदान, वोटिंग की जरूरत नहीं होती है कंसोलिडेटेड फंड से रिगार्डिंग। मींस दिस इज द चार्ज एक्सपेंडिचर। सेकेंड, जो गवर्नमेंट जैसे
नए स्कीम्स लॉन्च कर दिया, डिफेंस बजट इंक्रीज कर दिया, या जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं जो चार्ज कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? द एक्सपेंडिचर फॉलिंग इन द सेकेंड कैटेगरी मीन्स नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। वो अनुदान की मांग करती है। किसकी मांग करती है? ग्रांट्स की। हमें इतना पैसा इसके लिए चाहिए, हमें इतना पैसा मनरेगा के लिए चाहिए, हमें इतना पैसा आयुष्मान योजना के लिए चाहिए, हमें इतना ग्रांट्स इसके लिए चाहिए। और उसपे जो सेकंड कैटेगरी है, second category of the expenditure is the non charge expenditure, especially ये अब बजट की भाषा में है, इसको हटा दिया गया है, इसलिए बहुत सारी बुक्स में लिखा नहीं गया है। The expenditure falling in the second category are presented demands for grants of the Lok Sabha and voted by the House. The Lok Sabha has the right to assent or to refuse any such demands or reduce the demands specified therein. No such demands shall be made except on the recommendation of the President. इस पे हाउस के ऊपर डिपेंड है कि जो नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर है, जो सेकेंड कैटेगरी का एक्सपेंडिचर है, हाउस उसको कितना एक्सेप्ट करे, नहीं दे, पास करे, न पास करे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिमांड किया कि हमें 5,00,000 करोड़ चाहिए। गवर्नमेंट कहेगी, हाउस कहेगा हमारे पास बजट ही नहीं, हम कहाँ से आपको इतना देंगे। तो कट मोशन भी होता है, कटौती प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, कि नहीं हम आपको इतना नहीं दे सकते, या इस पॉलिसी को आप ब्रेक करिए या कम खर्च करिए। बहुत सारी बातें हैं। The Lok Sabha has the right to assent or to refuse any such demands or reduce the demands specified therein. No such demands shall be made except on the recommendation of the President. Since these demands are meant to fulfill the programs or policies of the government, if any demands as a whole is voted down, it tantamounts to the defeat of the government. No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under the Appropriation Act passed by the Parliament under Article 114. ओके, तो अभी तक बहुत बेसिक बातें, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बताई आपको अबाउट बजट। बजट पास करने के जो प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं, कैसे बजट इंट्रोड्यूस होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कब डिस्कशन होता है, कैसे वोटिंग होती है, और कैसे फाइनली फाइनेंस या मनी बिल के रूप में पास होता है। ऑल बजट रिलेटेड प्रोसीजर आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई थिंक basic and conceptual information about budget I have explained it. If you have any doubt, any query, you can ask me. Otherwise, जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, स्टेजेस हैं, will be discussed next class. Okay, thank you. चैट बॉक्स में तो कुछ क्वेश्चंस ही नहीं दिखते। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में। आप लोग पढ़ें, और कोई डाउट हो तो आप मैसेज मेल कर सकते हैं।
यह बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।